अस्सलामुअलैकुम। ऑलमोस्ट हमने हाफ जो यूक्यूज़ थे वो कर लिए थे। सो नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, अ 30-year-old gardener presents in IOPD with a history of painless gradually decreasing vein in his left eye। सो उसकी एक आँख में क्या हुआ है कि पेनलेस ग्रेजुअली डिक्रीजिंग vein हो रही है। He had penetrating thorn injury 3 months back while working in rose bushes। सबसे पहली बात ये है कि उसको यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन है, मीन बायलैटरल नहीं है, क्योंकि अगर सिनाइल होता है तो वो बायलैटरल होता है। यहाँ पे यूनिलेटरल की बात की है, बाकी पेनलेस ग्रेजुअली डिक्रीजिंग सारी वही बात है, कैटरेक्ट वाली बात है। अब उन्होंने हिस्ट्री दे दी है कि पेनिट्रेटिंग थॉर्न इंजरी हुई है, मतलब कोई ऐसी चीज़ पेनिट्रेट की है जो कि जाके लगी है लेंस को 3 months बैक। On examination, wheel acuity in his right eye is 6/6 and in left eye 6/24। ठीक है, तो राइट आई जो है वो बिल्कुल ठीक है और लेफ़्ट आई में उसको इंजरी हुई थी तो उसकी वजह से उसकी विजन डिक्रीज़ हो गई है। ऑन SLE एग्जामिनेशन, अ स्मॉल ओपेसिटी इन द कॉर्निया एंड ब्रिस्की रिएक्टिंग पीपल विद वाइट प्यूपिल रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट। अब ओपेसिटी जो है ये सपोज करें कि ये जो है पीपल है, पीपल में स्मॉल ओपेसिटी है और ब्रिस्कली मूवमेंट का मतलब ये है कि कैटरेक्ट की वजह से उसका जो पीपल है वो रिएक्ट ज़्यादा कर रहा है, और वाइट पीपल रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि वहाँ पे वाइट ओपेसिटी हो गई है, मीन कैटरेक्ट डेवलप हो गया है। तो डायग्नोसिस क्या बनेगा? सो इसमें हिस्ट्री किस चीज़ की है? ट्रॉमा की हिस्ट्री है। अब ये जो है ना सिनाइल नहीं रहेगा, ठीक है, सिनाइल तो बिल्कुल किसी फॉर्म में नहीं रहेगा। सो ये होगा ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के अंदर भी क्वेश्चन इसका आया था ट्रोमेटिक कैटरेक्ट का, और इसमें ये हिस्ट्री होती है कि एक आँख को इंजरी होती है और इंजरी के कुछ अरसे बाद, वो हफ्ता भी कह सकता है, वो महीना, 2 महीने, 3 महीने, डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी सीवियर हुई है, तो वो डेवलप कर जाती है किसमें, कैटरेक्ट के अंदर। आगे व्हाट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर विद पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। अच्छा, अभी जो कॉम्प्लिकेशंस वाला ये वाला जो पॉइंट है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आई के अंदर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की, तो ये आपकी ओक्यूलर इंजरीज़ में से क्वेश्चन है। वहाँ जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम सारा का सारा करेंगे कि पेनिट्रेटिंग इंजरी जो है सबसे पहले कॉर्निया को इफेक्ट करेगी, फिर आप तरतीब वाइज जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक्वस ह्यूमर रिलीज हो जाएगा, तो वहाँ पे हाइपोटनी हो जाएगी। इसके अलावा जो आयरस है, आयोडोडिनेसिस या आयोडोडायलिसिस हो सकता है, मीन वो अपनी जगह से ना वो उखड़ सकता है। इसके अलावा मज़ीद पीछे जाएंगे तो किसकी इंजरी हो जाएगी, इसकी लेंस की इंजरी हो जाएगी। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा ओपेसिटी डेवलप हो सकती है। सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई हैं। सो ओक्यूलर ट्रॉमा के अंदर हमने ये पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अ 20-year-old presents with self-healing penetrating injury of right cornea and the lens. His wheel acuity 6/60 in that eye. Examination shows collection of whitish material in the inferior angle of the eye. B scan shows no vitritis। अब देखिए उसको ना क्या हुआ है कि उसको पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है और इंजरी की वजह से क्या हुआ है, उसकी विजन कम हो गई है और विजन कम हुई है, और हमने जब इसको एग्जामिन किया तो हमें वाइटिश कलर की ओपेसिटी नज़र आई इन द इंफीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ जहाँ पे इंजरी लगी थी वहीं पे जो है उसका क्या हुआ है कि वहाँ पे वाइटिश कलर की ओपेसिटी डेवलप हो गई है। बी स्कैन जब हमने किया तो पोस्टीरियर जो विट्रस था वो बिल्कुल क्लियर था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो इसका मतलब ये है कि लेंस को प्रॉब्लम हुई है, लेंस को प्रॉब्लम जो हुई है वो किस वजह से ट्रॉमा हुआ है, इंजरी की वजह से। सो ये भी है ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। ठीक है, तो ये भी आपको क्या चीज़ बन गई, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट बनता है ये। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि एस का पार्ट है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द चेंजेस इन द लेंस ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इंजरी। सो आपने बताना है कि अगर जो है लेंस को इंजरी होती है, इंजरी होने की वजह से क्या होगा, लेंस का जो कैप्सूल है वो कर जाएगा रप्चर। जब कैप्सूल कर जाएगा रप्चर, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एक्वस ह्यूमर है वो मूव कर जाएगा इनवर्ड। एक्वस ह्यूमर जो है इनवर्ड मूव करेगा तो आपको पता है जैसे ही वाटर की जो ना ऑस्मोसिस होती है अंदर की तरफ मूव करता है, उससे क्या हो जाएगी, वहाँ ओपेसिफिकेशन हो जाएगी। सही है, तो ओपेसिफिकेशन किस शेप की होती है, इसके अंदर फीदरी टाइप होती है, या फिर हम कहते हैं रोजेड शेप की ओपेसिटी इसके अंदर होती है। बी वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मटेरियल इन द एंगल ऑफ द आई। सो जो ना एंगल ऑफ द आई में कौन सा मटेरियल होगा, एक तो लेंस प्रोटीन रिलीज़ होंगी और इसके अलावा फॉरेन बॉडी भी, और इसके अलावा जब लेंस प्रोटीन रिलीज़ होंगी तो उसके नतीजे में इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह भी वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो सकते हैं। सी में पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैनेजमेंट इफ़ द पोस्टीरियर कैप्सूल इज़ इंटैक्ट। अगर पोस्टीरियर कैप्सूल इंटैक्ट है तो हमने एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटर सर्जरी जो है ना एक्सट्रैक्शन करनी होती है, जिसमें आपने फेवोमर्सिफिकेशन को पॉइंट 1 पे लिखना है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है नेक्स्ट टॉपिक का, अ 40-year-old फीमेल हैज़ यूनिलेटरल कैटरेक्ट इन द राइट आई।
शी अंडरगोज इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड एंटीरियर विट्रेक्टमी बट एन इंट्राओक्यूलर लेंस कुड नॉट बी इम्प्लांटेड। ठीक है, तो हमने ये कौन सा किया है, ये दूसरे वाला ऑपरेट किया जिसमें हमने पूरे का पूरा लेंस रिमूव कर दिया एंटीरियर पोस्टीरियर कैप्सूल के साथ साथ हमने विट्रेक्टमी भी परफॉर्म की है। और ये कौन सा प्रोसीजर था, इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन था। अब कह रही हैं ए में, हाउ विल यू रिहेबिलिटेट पेशेंट यूजली अंटिल सेकंड सर्जरी। अब सेकंड सर्जरी क्या होनी है, सेकंड सर्जरी ये होनी है कि हमने उसके अंदर इंट्राओक्यूलर लेंस जो है वो इम्प्लांट करना है, लेकिन उससे पहले हमने रिहेबिलिटेट किस तरह पेशेंट को करना है, तो हम पेशेंट को ग्लासेस लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं, और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में आपने लिखना है कि इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको रिहेबिलिटेट करना है, लेकिन मेनली जो हम लिखते होते हैं वो ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। बी में क्या है, सो कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से डेवलप कर सकती हैं इसके अंदर, तो आपने याद रखनी है ये सारी कॉम्प्लिकेशन लिखनी है इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन वाली, कि इसके अंदर एफएकी ग्लाउकोमा हो सकता है। कैसे, ये जो विट्रस था, ये विट्रस जो है वो अंटीरियर चैम्बर में आ सकता है, आने के बाद जो अंटीरियर चैम्बर को वो ब्लॉक कर सकता है, तो हम इसे कहते हैं एफएकी ग्लाउकोमा हो सकता है। इसके अलावा विट्रस लॉस हो सकता है। इसके अलावा हमने कहा था कि अगर जब विट्रस लॉस होगा तो पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, रेटिना, तो रेटिना की डिटैचमेंट भी हो सकती है इसके अंदर। सो ये आपने इसके अंदर मेंशन करना है। और साथ अपने कॉम्प्लिकेशंस जो इंटरकैप्सुलर के मज़ीद थे जो हमने कंपैरिजन में किए थे वो भी आप 2-3 ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इतने काफ़ी हैं। सी में है, व्हाट विल बी द सेकंड प्रोसीजर। तो सेकंड प्रोसीजर आपका क्या होगा, आप खुद सोचें कि हमने इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन की है, तो हमने क्या करना है, सेकंड इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट करना है, लेकिन इस बार हम किस जगह पे करेंगे, हम करेंगे अंटीरियर चैम्बर के अंदर। मैंने यही बात की थी आपको कि जब हम इंट्राकैप्सुलर करते होती हैं उसके अंदर लेंस जो है वो पोस्टीरियर साइड पे प्लेस नहीं कर सकते। क्यों प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे जो एक सपोर्ट सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। अब हमने पूरा का पूरा लेंस रिमूव कर दिया, तो हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम इसको आरएस की अंटीरियरली मतलब यहाँ पे इम्प्लांट कर दें। ठीक है, ये यहाँ पे इम्प्लांट होगा बिल्कुल अंटीरियर चैम्बर पे, तो इसे हम कहते हैं कि ये सेकंड प्रोसीजर हम ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेम सर्जिकल मेथड्स यूज्ड फॉर कैटरेक्ट रिमूवल। तो आपने सारे मेंशन करने हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्रोमल्सिफिकेशन, तो ये आपके वही मेरिट्स जो मैंने आपको लिखवाए थे, एडवांटेजेस में लिखवाए थे, डिफरेंस में वो आपने करना है। सो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जो चीज़ें आपको करवाई हैं वो सारी की सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन सब में से ही आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, और बाकी जो टॉपिक थोड़े बहुत बच गए उनमें से एमसीक्यूज आ जाएंगे। इसलिए आपने जोगी से बड़े अच्छे से करना है, और इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने जो ये सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत अच्छे से करनी है। आगे है व्हाट इज़ अ कैटरेक्ट एंड नेम एनी वन ऑपरेशन यूज फॉर इट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फैकोमल्सिफिकेशन आपने मेंशन कर देना है। आगे डिफाइन करें एंड नेम डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपने कर देना है। आगे कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, A 65-year-old patient complains of gradual painless decrease in vision in left eye since last 2 months. He has been operated for cataract in left eye 6 months ago. Surgery was uneventful within the back intraocular lens implantation. ठीक है, उसके बाद है डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी शोज मीडिया पेस्ट। वो कहते हैं कि कोई भी जब ऑपरेट किया तो कोई भी है ना इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसमें आराम से जो ना इम्प्लांट हो गया। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने बाद में उसमें देखा तो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी पे क्या मिली हमें, शोज मीडिया ओपेसिटी। सो आपने क्या करना है कि जब भी वो आपसे कहे कि सर्जरी के बाद दोबारा ओपेसिटी हो गई है तो इसे हम कहते हैं आफ्टर कैटरेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। इसके आपने पहले भी एक यूक्यू देखे और अब दूसरा यूक्यू देख रहे हैं। तो डायग्नोसिस ये हो गया। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने पेरी ऑपरेटिव मीन ऑपरेशन के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, तो मैंने आपको लिखवाई थी जो तो इसे करवाई थी। कौन सी सुप्राकोरोइडल हैमरेज मतलब एक्सपल्सिव हैमरेज भी हो सकता है। इसके अलावा पोस्टीरियर कैप्सूल का रप्चर कर सकता है, जब रप्चर कर जाएगा तो न्यूक्लियस ड्रॉप कर सकता है, विट्रस का लॉस हो सकता है, डेसिमस मेम्ब्रेन की जो है ना वो डिटैचमेंट हो सकती है, आयरोडिलिसिस हो सकती है, मीन आरस जो है वो अपने रूट से जो है वो अलग हो जाए, हाइफीमिया वगैरह इसके अंदर हो सकता है। सो ये जो है इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अर्ली एंड लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो ये आपने कर लिया है, डिस्कस अर्ली एंड लेट इस बार कर लिया है। उसके बाद है कि एफएक्यू, एफएक्यू के बारे में पूछा कि इन्यूमरेट द साइंस ऑफ एफएक्यू। अच्छा, एफएक्यू का मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ लेंस, लेंस जो है वो है ही नहीं। अब एक आई है, उस आई के अंदर क्या है कि उसमें ना लेंस ही नहीं है। सो आपके ख्याल में आपको क्या क्या उसमें ना साइंस मिल सकती हैं, आपको कैसी आई नज़र आएगी कि आपको लगेगा कि इसके अंदर जो है वो लेंस नहीं है। सो क्या होगा, ये मैं ड्रॉ सही नहीं किया, दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अच्छे समझाने के लिए आपको।
तो ये सपोज करें कि ये है आई ग्लोब, ठीक है, और ये रेटिना, और यहाँ पे लेंस होना था लेकिन यहाँ पे आयरस है और पीछे विट्रस वगैरह है। अब क्या करना है कि पहले जो हमारा एंटीरियर चैम्बर था वो इस अगर लेंस सपोज करें यहाँ पे था तो वो इतना डिस्टेंस पे था, ऐसे ही इतने डिस्टेंस पे था, मतलब हमारा एंटीरियर चैम्बर जो था वो सपोज करें हम इसको कह दें वो 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, सपोज करें, ठीक है, 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब क्या हुआ कि लेंस है ही नहीं यहाँ पे। जब लेंस नहीं है इसका मतलब ये है कि आपको पीछे जितना भी विट्रस है दूर तक नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है आपने बताना है कि डीप एंटीरियर चैम्बर, सबसे पहला पॉइंट बताना है डीप एंटीरियर चैम्बर। ये आपके ना वावा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं आपसे कि आपने बताने हैं क्या क्या साइंस आपको मिल रहे हैं किसके अंदर, FAQ के अंदर। सबसे पहले आपने कह दिया कि डीप एंटीरियर चैम्बर। सेकंड आपने ये कहना है, देखें यहाँ पे लेंस था, ठीक है, यहाँ पे लेंस था, लेंस होने की वजह से यहाँ पे जोन्यूल्स थे, ठीक है, जोन्यूल्स वगैरह थे, तो एक सपोर्ट सिस्टम था जो कि आयरस को अपनी जगह पे फिट किया हुआ था उसने। अब ये सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया। जब सपोर्ट सिस्टम ख़राब हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा, जो आयरस है आयरस की फ्लफिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्लफिंग नहीं मतलब इस तरह होते हैं कि आयरस जो है वो हिल रहे होते हैं, नॉर्मली जो है वो हिलते नहीं होते, लेकिन क्या होगा इसमें हिल रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं आइरिडोडिनेसिस, आइरिडोडिनेसिस। एक तो हमें ये साइन मिल गया। 3 बातें हो गई, सॉरी 2 बातें हो गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारी होगी 2। थर्ड क्या चीज़ होगी, थर्ड मैंने आपको करवाया था परकंजे फाइबर्स। परकंजे फाइबर्स अगर आपको याद है, आपने पहले लेक्चर्स लिए हुए हैं मेरे, उसमें परकंजे फाइबर्स बताया था मैंने आपको। परकंजे फाइबर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि परकंजे फाइबर्स जो 3, ठीक है, और 4, 3 और 4 जो बनती थी, 3 बनती थी एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस, ठीक है, और 4 बनती थी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस, ऐसे ही था। सो परकंजे फाइबर्स 3 और 4 जो होगी वो हमें एब्सेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेंस नहीं है। नेक्स्ट आपने इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड करना है जो कि है जेट ब्लैक प्यूपल। जेट ब्लैक प्यूपल जो है अपने एग्जामिनर को बताना है। इसका मतलब ये होता है कि जो पीपल के एरिया है वो ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आता है, नॉर्मली भी नज़र आता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक होता है। सो ये आपका पॉइंट 4 हो गया। सो कौन कौन से पॉइंट हो गए हैं, डीप एंटीरियर चैम्बर, आइरिडोडिनेसिस, परकंजे फाइबर्स 3rd और 4th एब्सेंट, ठीक है, ये भी आपने बताना है। और 4th पॉइंट क्या है, जेट ब्लैक प्यूपल। नेक्स्ट आपका है, इसमें दिया हुआ है एक्टोपेलेंटिस के अंदर व्हाट इज़ द मार्फन सिंड्रोम। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, बहुत पहले आते थे, अब नहीं आते इसके एक्टोपेलेंटिस के मेनली। सो आपने वैसे मार्फन सिंड्रोम एक दफ़ा सिर्फ देख लें कि ये एक हेरिटेबल डिसऑर्डर होती है जो कि आँख को भी इफेक्ट करती है, कार्डियो को भी इफेक्ट करती है, ठीक है, और इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें ऑक्यूलर फीचर्स क्या क्या आएंगे कि एक्सल मायोपिया हो सकता है, ग्लाउकोमा हो सकता है, रेटिना की डिटैचमेंट भी हो सकती है। सिस्टेमिक में क्या मिलेगा, आपको पता है कि मार्फन सिंड्रोम की जो होती हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल लिम्स वगैरह होती हैं, जॉइंट की लेग्जिटी बहुत ज़्यादा होती है, काइफोस्कोलियोसिस होता है इन पेशेंट्स को, सीवीएस की प्रॉब्लम्स भी साथ ही होते हैं। सो आपने बता देना है। तो इसकी ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस क्या है, मैंने बता दिया कि वही एक्सल मायोपिया हो सकता है, ग्लाउकोमा हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। और हम पढ़ ही रहे हैं कि एक्टोपेलेंटिस का है, तो इसमें जो लेंस होगा वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है, अपनी जगह पे नहीं होगा फिट। सो ये इसके जो है ना हमें मिल रहे होते हैं। सो यहाँ तक आपके जो लेंस के क्वेश्चंस थे, यूक्यूज़ थे, सारे के सारे कवर हो गए हैं। और जो जो मैंने आपको करवाया है आपने वैसे ही करना है, उसी तरीके से ही याद करना है। इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े ईजीली पिक हो जाते हैं।